हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल कॉन्सेप्ट। मैं आशीष सर आज आपके लिए न्यूमेरिकल का टॉपिक लेकर आया हूं, जहां कि हम न्यूमेरिकल में डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा न्यूमेरिकल का नया चैप्टर, नया टॉपिक, पहला लेक्चर। बात करने वाले हैं साउंड एंड वेव के न्यूमेरिकल लेक्चर के बारे में। मीन्स आज हम जो बात करेंगे साउंड एंड वेव का न्यूमेरिकल का पार्ट फर्स्ट, साउंड एंड वेव पर बेस्ड न्यूमेरिकल पार्ट फर्स्ट। पीछे मैंने कुछ लिखा हुआ है, पीछे मैंने कुछ चार्ट रखा है, आपको सारी बातें समझा रहा हूँ। मैंने वेवलेंथ एंड साउंड चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको बताया था कि जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है सिर्फ उस बात को रिमेंबर रखना, सवाल फोड़ के आओगे। मैंने गारंटीड अपने वीडियो लेक्चर में कहा था, आज वो प्रूफ करने का दिन आया है कि न्यूमेरिकल में आपको दिखा सकूं कि सवाल यहीं आते हैं। आपके पॉलिटेक्निक आईआईटी के सवाल कितने बेसिक आते हैं, कितने बेसिक बता भी नहीं सकता, इतने बेसिक सवाल। तो आज हम जिक्र करेंगे बिल्कुल बेसिक सवालों के साथ न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल। तो मिनिमम से मिनिमम 20 सवाल हम डिस्कस करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं आपके अपने टॉपिक को। तो पहला सवाल हमारा, ये जो मैंने पीछे लिखा है ना, आखिर मैंने क्यों ये मेहनत किया है तो समझिएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका बनता है स्पेक्ट्रम। ये जो मैंने इतना बड़ा चार्ट रखा है, ध्यान से समझिएगा, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। हिंदी में भी स्पेक्ट्रम, इंग्लिश में भी स्पेक्ट्रम। अब रिमेंबर रखिए फास्ट वे में, जो सबसे पहले वेव पाई जाती है लॉन्ग रेडियो वेव्स। देखो यहाँ से पढ़ना शुरू करो, लॉन्ग रेडियो वेव से सबसे पहले रिमेंबर रखना। इस सीक्वेंस को आपको रट्टा मार लेना है, रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है किसी भी तरह से। तो सबसे पहले लॉन्ग रेडियो वेव्स आती हैं, देन आफ्टर एफएम हम लोग गाना सुनते हैं मोबाइल में, वही एफएम वाली रेडियो वेव्स जो कि एक प्रकार की रेडियो वेव्स हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप दिखा दिया गया है कि एक होती है लॉन्ग रेडियो वेव्स और एक होती हैं रेडियो वेव्स। यहाँ पर भी डिफरेंस बताया गया है। स्पेक्ट्रम का मैंने डीप फॉर्म लिखा है। देन उसके बाद माइक्रोवेव्स होते हैं, माइक्रोवेव्स के बाद इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड के बाद विजिबल रेंज आते हैं, विजिबल रेंज जो कि हमारी आंखें देख पाती हैं, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट ड्रॉ किया है। ये हमारी विजिबल रेंज है। देन उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज, देन हमारी एक्स रेज आती हैं, ये हमारी एक्स रेज हैं। एंड सबसे लास्ट में हमारी आती हैं गामा रेज, जो कि सबसे खतरनाक रेज होती हैं। गामा रेज सबसे खतरनाक होती हैं। ये सीक्वेंस रिमेंबर रखिएगा, इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम एक ऐसा चार्ट होता है जो कि सभी प्रकार के वेवलेंथ वाली वेव्स को एक सीक्वेंस में बताता है, कौन पावरफुल है, कौन कम पावरफुल है। तो ये लिस्ट रिमेंबर रखिएगा। क्यों मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आपके तैयार इसी के साथ। थ्योरेटिकल, लॉन्ग वेव्स, एफएम रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रे, गामा रे। और विजिबल में ऑर्डर रिमेंबर रखिएगा, वी फॉर विजिबल रेज, विजिबल रेज में वी फॉर वायलेट होता है और आर फॉर ग्रीन होता है, उसका सीक्वेंस में देख लीजिए। तो अब समझो, 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार। आपसे फ्रीक्वेंसी पूछे, आपसे फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, आपसे फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछता है 1 नंबर में, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस चार्ट लिस्ट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ज़्यादा। अब आपको क्या चीज़ें समझ में आ गई, कम से ज़्यादा की तरफ क्या चलता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता ऑर्डर, जो मैंने नीचे लाइन खींचा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम किसका होता है, लॉन्ग रेडियो वेव्स का। सबसे कम, सबसे मिनिमम किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, लॉन्ग रेडियो वेव्स की। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है फ्रीक्वेंसी, गामा रेज की। तो ये ज़्यादा, ऐसे भी रिमेंबर रख सकते हो ऑर्डर। लॉन्ग रेडियो वेव्स को कम की तरह रट्टा मार लो, या फिर ऐसे समझ लो कि लॉन्ग रेडियो वेव्स की कम होती है और हमारी गामा रेज की सबसे ज़्यादा होती हैं। तो ये ऑर्डर समझ लो, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार यहाँ से, ठीक है ना। जो भी लिस्ट पूछेगा आप बता देना। अब सिंपल दूसरा क्वेश्चन, दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपसे वेवलेंथ पूछ लेता है कि वेवलेंथ का ऑर्डर बताओ। यहीं पे आपसे सेकंड क्वेश्चन कर लेगा, दूसरा क्वेश्चन, वेवलेंथ का ऑर्डर बताओ। वेवलेंथ का मतलब तरंग दैर्ध्य होता है, किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम। तो याद करो एक बेस्ट फार्मूला, अभी इसका यूज़ करूँगा। आवृत्ति n का वेवलेंथ के साथ उल्टा संबंध होता है। आवृत्ति n का वेवलेंथ के साथ उल्टा संबंध मतलब रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो इससे सिद्ध क्या होता है, अगर वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। कंपैरिजन कर लो,
जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। मतलब तरंग मतलब लेमडा, और लेमडा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ गई? रेसिप्रोकल रिलेशन यही कहता है ना कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका तरंग दैर्ध्य कम, लेमडा कम। ये देखो लेमडा मैंने लिखा है, और मिनिमम, कम का मतलब मिनिमम। तो ये ऑर्डर है आपका, इसका उल्टा कर दो, ये कम तो यहाँ पे लेमडा जो हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या ये ऑर्डर समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर कैसा होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे, और इसी का उल्टा कर दो, तो इसी का उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। बस ये बात रिमेंबर रखना। तो मैंने क्या बताया? अब वेवलेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होती है? मैं वेवलेंथ क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है लॉन्ग रेडियो वेव्स की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? गामा रेज की। तो इस सीक्वेंस को भी आप पढ़ सकते हो। तो अब देखो मैं वेवलेंथ का ऑर्डर लिख दे रहा हूँ। ये क्या है? सबसे कम है। कम क्या है? लेमडा है। ये लिस्ट समझना, और कैसे लिख रहा हूँ। तो ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये होता है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। कम से ज़्यादा की तरफ, कम से ज़्यादा की तरफ जाना क्या कहलाता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो दिस इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ से रिलेशन तैयार। ये फॉर्मूला रिमेंबर रखना, आवृत्ति का तरंग दैर्ध्य के साथ उल्टा संबंध होता है। तो 2 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। इस पर भी क्वेश्चन पूछे हैं। ये 3rd क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन है। देखो मैंने 3 क्वेश्चन बोला था, 3 क्वेश्चन तैयार। फ्रीक्वेंसी का रिमेंबर पहला क्वेश्चन, वेवलेंथ का 2nd क्वेश्चन, और तीसरा ये फॉर्मूला। 3 क्वेश्चन हमारे तैयार। आवृत्ति का संबंध आवर्तकाल के साथ क्या होता है, या फिर आवृत्ति का संबंध वेवलेंथ के साथ क्या होता है? तो आपका सीधा जवाब होगा रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, उल्टा संबंध होता है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद बेसिक क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये चीज़ आता है। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, V बराबर n लैम्डा। V बराबर n लैम्डा केवल एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि इस चैप्टर पर सारे सवाल सॉल्व कर देता है। तो बेसिक अगर आपको डेफिनेशन रिमेंबर है, तो आज मैं बेसिक लेक्चर इसीलिए पहला रख रहा हूँ, जिससे बेसिक सारे सवालों को कंप्लीट कर सकें। जब तक इरेज कर रहा हूँ आपके स्क्रीन पर सवाल लग चुका है, आप स्टडी कर सकते हैं सेल्फ। तो पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाइज ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है। प्लीज़ सी दिस क्वेश्चन एंड रिमेंबर कॉन्सेप्ट। कैसे सोचें सवालों को, आप भी सोचो, मैं भी आपके साथ बताता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कि कोई एक लोलक है, सरल लोलक मतलब पेंडुलम है, कोई एक पेंडुलम है। 4th क्वेश्चन, पेंडुलम है, इस पेंडुलम को हम क्या करते हैं, आपसे ग्राफ पूछा है, 4 ऑप्शन है। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला पढ़े थे, t = 2 पाई एंड L/g। क्या ये फॉर्मूला रिमेंबर है? t = 2 पाई L/g। आपसे सीधा सीधा रिलेशन पूछा है कि t का L के साथ क्या रिलेशन होगा। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि t का L के साथ क्या रिलेशन होगा। आई होप अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा हो तो जवाब दीजिए, जल्दी से सोचिए फास्ट वे में। T का हमारे इस L के साथ क्या रिलेशन है? रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट इन फास्ट वे। तो ऑप्शन क्लिक करिए, क्या आपके दिमाग में बोल रहा है? मेरा ऑप्शन तो कुछ और चल रहा है, मैं जवाब आपको बताने वाला हूँ। तो सीधी सी बात है, इसका सीधा संबंध है, इसका बनेगा एक सीधी रेखा। ये जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे दिस इज़ सीधी रेखा, ये एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो लेंथ के साथ, उसके लेंथ के साथ हमें क्या करता है, वो इस चीज़ को बताता है। जब आप डेरिवेशन पढ़ेंगे, मैंने बिल्कुल लास्ट में आपको बताया है कि जब किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड और लेंथ की स्टडी करते हैं तो ये अनुक्रमानुपाती संबंध रखते हैं। अनुक्रमानुपाती मतलब सीधा संबंध रखते हैं। तो जो भी संबंध सीधा संबंध रखते हैं उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो आई होप छोटी सी बातें हैं, बिल्कुल बेसिक बातें। सरल लोलक की बात करेगा, L एंड T, L हो जाएगी लंबाई और T हो जाएगा आवर्तकाल। तो ग्राफ रिमेंबर रखिएगा, सीधी रेखा होता है। आगे चलते हैं, बेसिक क्वेश्चन। एक कोई वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन 120 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन रिमेंबर रखो। यहाँ से रिमेंबर मतलब रटने को नहीं कह रहा हूँ, रिमेंबर मतलब फॉर्मूला और तरीका को समझो। एक क्वेश्चन है जिसकी वेव की फ्रीक्वेंसी गिवन है 120 हर्ट्ज। हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है? यूनिट से पहचान लो। हर्ट्ज होता है
एन आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी का मात्रक, मतलब ये वैल्यू क्या गिवन है, एन गिवन है। वेलोसिटी भी आपके क्वेश्चन में गिवन है, वेलोसिटी इज़ 480 मीटर पर सेकंड, मतलब तरंग की चाल, स्पीड ऑफ वेव क्या गिवन है, स्पीड ऑफ वेव गिवन है 480 मीटर पर सेकंड। तो ये सवालों को सोचो, एक फॉर्मूला v बराबर एन लैम्डा, यही फॉर्मूला रिमेंबर रखो, सारे सवाल खुद ही फोड़ के आओगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है। जो लोग कुछ भी ना पढ़ो हो इस चैप्टर के सवाल वो भी लगा के आ सकते हैं सिर्फ यूनिट से। आवृत्ति हो गई, फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला रख दो, v पता, n पता, लैम्डा नहीं निकाल सकते हो, तो लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एन। v क्या हो गया 480 एंड डिवाइड बाई लैम्डा क्या हो, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 120, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से 2, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 4 मीटर। दिस इज कॉल्ड आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन। देखो अब सोचो क्या हलवा क्वेश्चन पूछ रहा है, हे भगवान क्या सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। देख लो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि दो वेव हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो, कोई दो वेव हैं, फ्रीक्वेंसी का रेशियो, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्तियों का अनुपात पूछा है, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन एंड हियर आपसे पूछा क्या है, यहाँ से पूछा है टाइम पीरियड, आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी का रेशियो दे के टाइम पीरियड पूछ लिया है। जवाब बिल्कुल सीधा सा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी मतलब n1/n2, रेशियो गिवन है, द रेशियो ऑफ n1/n2 इज इक्वल टू, सवालों में क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का हमारा क्या रिलेशन होता है 1/2, 1/2 क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है, एक तरफ हम लिखते हैं आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब टाइम पीरियड t, और ये फॉर्मूला पढ़े हैं t बराबर 1/n, t बराबर 1/n। तो क्या संबंध दिख रहा है आपको आवृत्ति के साथ, उल्टा संबंध दिख रहा है, मतलब कि आवर्तकाल का आवृत्ति से उल्टा संबंध होता है। तो जवाब बिल्कुल सीधा है, आपसे आवर्तकाल पूछा है ना, तो n1 का सीधा संबंध कैसे हो जाएगा t2 के साथ, और n2 का सीधा संबंध हो जाएगा t1 के साथ, दोनों को डिवाइड कर दो, यही तो संबंध कह रहा है। फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल के साथ उल्टा संबंध होता है। आपसे पूछा क्या है t1/t2, आपसे पूछा है t1/t2, और जवाब दे दो क्लियर। ऐसे सवालों का सीधा तरीका बताऊं, हिट एंड ट्रायल मेथड, एकदम ट्रिक, मतलब गलत तो हो ही नहीं सकता, हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसका संबंध उल्टा हो, जैसे देखो सवालों में आवर्तकाल और आवृत्ति का संबंध उल्टा है ना, यही रेसिप्रोकल रिलेशन उल्टा कर दो, उल्टा मतलब बस इसको पलट दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1, 2:1, दिस इज आंसर। क्योंकि उल्टा संबंध है, क्योंकि उल्टा संबंध है, तो n का जब संबंध उल्टा है तो ये 1 वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये t1 को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है t2 को। तो क्या समझ गए बात, सीधा सीधा उल्टा कर दो। और आई होप अब इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, जब मैं ये रिलेशन लिख दिया तो सीधा सीधा आपको समझ जाना चाहिए। आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन, देन n1/n2 इज इक्वल टू t2/t1। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लो क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ बन सकती हैं। याद करो अनुप्रस्थ तरंगे, थियोरेटिकल में मैंने क्लियर लिखा था कि अनुदैर्ध्य तो हर जगह बनती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स तो हर जगह बनती हैं, बट ट्रांसवर्स वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पर बनती हैं और लिक्विड के ऑन द सरफेस बनती हैं। लिक्विड में भी नहीं बनता है, लिक्विड के ऑन द सरफेस बनता है। तो अनुप्रस्थ तरंगे पूछा है, अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ बनती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में बनती हैं। और कहाँ बन सकता है, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। आई होप ये आंसर आप हिट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे लास्ट मतलब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन ना, फास्ट वे में आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं, ये क्वेश्चन रिमेंबर रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके ये स्क्रीन पर है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं हैं, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं हैं जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन नहीं हैं, ऑप्शन पढ़ के खुद ही हिट एंड ट्रायल मार दो। देखो क्या है हमारा,
सवालों में गिवन है रेडियो तरंग। रेडियो तरंग साफो साफ बिल्कुल क्लियर है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडियो वेव्स कैसी होती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। और आगे देखो, और क्या है तुम्हारा? पराश्रव्य तरंगे, प्रकाश तरंगे, गामा तरंगे। लाइट वेव्स मैंने क्लियर बोला था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। और क्या है आपका? एक ऑप्शन और है गामा रेज। गामा रेज भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी है से रिलेटेड हैं, जो कि क्या करती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक ऑप्शन है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे जिसे हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, रिमेंबर रखना, क्योंकि ये अनुदैर्ध्य तरंगों की श्रेणी में आती हैं। ये ध्वनि का प्रकार है, ध्वनि का एक प्रकार पराश्रव्य तरंगे हैं। तो इसलिए ये जो है आपकी पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स, दिस इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गिवन है, आवर्तकाल गिवन है, आवृत्ति बताओ। देखो क्या बचपना वाला सवाल पूछ रहा है, क्या बच्चों वाला सवाल पूछ रहा है। आवृत्ति गिवन है और आपसे आवर्तकाल पूछा है। बस फर्क क्या है? आवृत्ति आपको माइक्रो सेकंड में गिवन है, सॉरी आवर्तकाल। देखो ये क्या बचपना वाला सवाल पूछ रहा है। आवर्तकाल गिवन है 0.05 माइक्रो सेकंड। बस ये देखो, आवर्तकाल गिवन है 0.5 माइक्रो सेकंड में, इसको कहते हैं माइक्रो सेकंड। आपसे आवर्तकाल पूछ लिया है। इंग्लिश में भी माइक्रो सेकंड, इंग्लिश और हिंदी में भी माइक्रो सेकंड। कैसे कन्वर्ट करें? फॉर्मूला पढ़ के बैठे हो। आवृत्ति n बराबर होता है 1/t, ठीक है। आवृत्ति n बराबर 1/t। आपसे आवृत्ति पूछ लिया है तो इसको डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाई टी। टी कितना गिवन है? 0.05। बट कन्वर्ट करना ही तो आपको नहीं आता है। याद करो बेसिक वाला बचपना फार्मूला। 1 माइक्रो सेकंड बराबर कितने सेकंड? तो 1 माइक्रो सेकंड बराबर 10⁻⁻6 सेकंड। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻⁻6 से, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 10⁻+6 बन जाएगा। एंड 1 डिवाइड बाई 0.05 को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 100, और 5 से कट के ये हो गया 20, और ये आंसर हमारा बन गया 2 × 10⁻7। दिस इज आंसर। बिल्कुल क्लियर। ये हर्ट्ज में लिखना। क्या पूछा है? आवृत्ति पूछा है। तो आवृत्ति का मात्रक होता है Hz। Hz का मतलब हर्ट्ज होता है। क्लियरली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई प्रकाश तरंग है, कोई एक प्रकाश तरंग है जिसकी चाल है 3 × 10⁸। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, प्लीज सी दिस क्वेश्चन। कोई वेव है जिसकी चाल गिवन है 3 × 10⁸। 3 × 10⁸। चाल मतलब स्पीड, स्पीड मतलब v मतलब चाल। बस हिंदी वाले भी समझ लो, इंग्लिश वाले भी समझ लो। और क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में? और गिवन है आवृत्ति के बारे में। आवृत्ति आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी n इज गिवन हियर 5 × 10⁻14। 5 × 10⁻14 ये गिवन है, एकदम क्लियर बिल्कुल। तो आंसर रखो और वैल्यू बिल्कुल आपकी निकल के चली आएगी। तरंगदैर्ध्य पूछा है, v बराबर n लैम्डा v नो, तो लैम्डा इज इक्वल टू v/n। v की वैल्यू पुटअप कर दो 3 × 10⁸ एंड डिवाइड बाई 5 × 10⁻14। हियर दिस इज आंसर, हियर दिस इज आंसर। आगे चलते हैं। कोई, ये देखो अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। देखो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बेस्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर बस एक नई बात क्या किया है कि तरंगदैर्ध्य का आवृत्ति के साथ रिलेशन पूछा है। याद करो तीसरा फार्मूला, आपको रेशियो गिवन है। हियर रेशियो इज गिवन ऑफ वेवलेंथ 3:5। क्लियरली ध्यान से समझना, 3:5 गिवन है। किसका रेशियो? ये λ1 रेशियो λ2 गिवन है। और पूछा आपसे क्या है? आवृत्ति पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है। क्या पूछा है? n1:n2 पूछ लिया है। ज़रा याद करो, बिल्कुल बेसिक बचपना। जस्ट मैंने अभी एक फार्मूला बताया था कि फ्रीक्वेंसी का उल्टा संबंध होता है वेवलेंथ के साथ। तो क्या लिखेंगे? n1/n2 इज इक्वल टू λ2/λ1। देख लो क्या गिवन है, λ1/λ2 गिवन है ना। हमें फाइंड आउट करना है क्या?
N1/N2। तो जब भी व्युत्क्रमानुपाती संबंध बने, जब भी उल्टा संबंध बने और आपसे सवाल पूछे तो इसकी वैल्यू उलट दो। उलटने का मतलब 5:3 कर दो, सीधा आंसर 5:3। और फॉर्मूला यहाँ है, चाहे यहाँ से सॉल्व कर लो, चाहे हिट एंड ट्रायल मेथड डायरेक्ट लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन एक छोटा सा बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल बच्चों वाला एक सवाल देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। एक न्यू क्वेश्चन में आपको बातें बता दे रहा हूँ, सिर्फ हिंट कर दे रहा हूँ। सेम फार्मूला v बराबर n लैम्डा, सेम फार्मूला। और यहाँ पे रिमेंबर रख लेना, मैं कुछ नोट लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टफेस्ट सवाल कहाँ बन सकते हैं? 1 मिली सेकेंड या फिर 1 मिलीमीटर, ऐसे समझो। 1 मिलीमीटर बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं? 10⁻³ मीटर, ठीक है, ये पढ़ते हैं। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर nm, नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर। और क्या हो सकता है? ये 3 फार्मूला रिमेंबर रखो, ठीक है ना। और माइक्रोन का बता दिए, एंगस्ट्रॉम लिख लो। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। अब देखो खेल क्या खेलता है वो, फ्रीक्वेंसी को आपको मिलीमीटर में दे देगा। फ्रीक्वेंसी कैसे लिख देगा? मिली हर्ट्ज लिख देगा। यही वो खेल खेल सकता है। और इसी तरह एक खेल खेला है, एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। फ्रीक्वेंसी को लिख देगा मिली हर्ट्ज, इंग्लिश वाले भी ध्यान से सुन लो, मिली हर्ट्ज लिख देगा। तो इसको कन्वर्ट कर दो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, माइक्रो हर्ट्ज लिख दिया। माइक्रो HZ, M माइक्रो फॉर माइक्रॉन और HZ मतलब हर्ट्ज, तो इसको कन्वर्ट कर दो 10⁻6 में, मल्टीप्लाई करके लिख देना। एक बेस्ट क्वेश्चन पूछा था कि 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज बराबर एक न्यू क्वेश्चन दिया था, मतलब फ्रीक्वेंसी को गिवन कर दिया था मेगा हर्ट्ज के फॉर्म में। तो एक बात रिमेंबर रखना, 1 मेगाहर्ट्ज बराबर होता है, 1 मेगाहर्ट्ज बराबर होता है 1 मेगाहर्ट्ज बराबर होता है 1 मिलियन। देखो कहाँ कहाँ से सवाल घुमा सकता है, इसीलिए समझा रहा हूँ। 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज बराबर 1 मिलियन होता है, और 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 10 लाख, अब 10 लाख से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, कन्वर्ट कर देना। तो 1 मेगाहर्ट्ज बराबर 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो यहाँ से कैसे कन्वर्ट करोगे? तो 1 मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में जब कन्वर्ट करोगे तो 1 मेगाहर्ट्ज MHz ये बराबर हो जाएगा 10 की पावर कितना? 1 2 3 4 5, 1,000,000 10,000 लाख, 1,000,000 10,000 लाख एंड 10 लाख। देखो ये हमारा हो जाएगा क्या? 10 लाख। इसी को कहते हैं इतना हर्ट्ज, मतलब 1 मिलियन हर्ट्ज बराबर 10 की पावर 7 HZ। कभी भी मेगा हर्ट्ज दिख जाए तो कन्वर्ट कर देना 1 मेगा हर्ट्ज। बड़े ध्यान से देखो, लिख दे रहा हूँ, ये सवाल पूछा है पॉलिटेक्निक में। अब बताओ ये क्या बच्चों वाला सवाल है, क्या बचपना कर रहा है? मेगा हर्ट्ज को कन्वर्ट करना तुम बार बार सीखे हो, बचपन से सीखे हो। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, सब कुछ तो पढ़ के बैठे हो। ऐसे सवाल बताओ पूछ रहा है। कन्वर्जन बस रिमेंबर रखो, आंसर निकाल के आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट करके आओ। थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा कुछ अच्छे सवालों को उठाते हैं। एक बेस्ट सवाल है, देखो स्क्रीन पर आपके मैंने लगा दिया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपित वस्तु, देखो बस किया क्या है, शब्दों को पकड़ना, स्क्रीन पर रीड करो। कंपन वस्तु है, कोई कंपन करने वाली, मतलब वाइब्रेटरी ऑब्जेक्ट है। इसको इरेज कर रहा हूँ, तब तक आप पढ़ो इसको, ठीक है। तो कोई वाइब्रेटरी ऑब्जेक्ट है जो कि वाइब्रेट कर रहा है। गिवन क्या है? डेफिनेशन जिसने मेरा रीड किया है, जिसने मेरे पढ़ाए लेक्चर का डेफिनेशन सिर्फ देखा है, सोचो क्या सवाल पूछा है। और मैंने ऑलरेडी जो टू द पॉइंट पढ़ाया है डेफिनेशन, वहीं से सवाल आपके पूछा है। आई एम श्योर नहीं, फुल्ली कॉन्फिडेंटली कि मैंने जो पढ़ाया है वहीं से सवाल आए हैं। चलिए आगे दिखाते हैं आपको सवाल। देखो क्या लिखा क्या है कि कोई कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में 240 कंपन करती है। शब्दों को पकड़ो, एक कंपन में क्या करती है वो? 1 सेकंड में 240 कंपन करती है। 1 सेकंड में 240 कंपन का मतलब वाइब्रेट करती है। वाइब्रेशंस इसके इतने हैं, वाइब्रेशन इतने करती है।
1 सेकंड में इतने वाइब्रेशन करती है, सवालों में गिवन है। और आपसे पूछा क्या है, देखिए वेलोसिटी भी गिवन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 320 मीटर पर सेकंड, 320 मीटर पर सेकंड। और आपसे सवालों में क्या पूछा है, कहा है कि 15 कंपनों में, मतलब 15 वाइब्रेशंस में दूरी बताओ, 15 वाइब्रेशंस में दूरी बताओ। देखो क्या गज़ब का सवाल है, दम तो कुछ भी नहीं है। देखो समझो, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, लैंग्वेज रिमेंबर रखो। मैंने बताया था आवृत्ति की क्या परिभाषा होती है, फ्रीक्वेंसी की क्या परिभाषा होती है। फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन पर यूनिट सेकंड। 1 सेकंड में कंपनों की संख्या, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। समझ में आया लैंग्वेज। ये 240 कुछ अलग नहीं दिया था, ये n दिया है, n बराबर आवृत्ति दिया है। क्या v बराबर n लैम्डा नहीं निकाल सकते हो, v बराबर n लैम्डा नहीं निकाल सकते हो, निकाल दो लैम्डा यहाँ से। तो लैम्डा की वैल्यू v बराबर 320 एंड डिवाइड बाई कितना, 240, 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 4 जा 32 एंड 8 3 जा 24। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 4/3। चलो बड़े, बहुत बड़ी अच्छी बात है। कहोगे अभी सर आंसर नहीं आया, ज़रा देखो क्या गज़ब का कंसेप्ट है सवालों में, क्या गज़ब का कंसेप्ट है। 1 सेकंड में, बार बार कह रहा हूँ, उस पर सवाल पूछा है, रिमेंबर रखना, वंस अगेन आई रिपीट। 1 सेकंड में कंपनों की संख्या 240 है, तो 1 सेकंड में होने वाला कंपन क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। रिमेंबर रखना, एक क्वेश्चन आगे गिवन है। तो हमसे पूछा क्या है, 15 कंपनों में ना। और ज़रा रिमेंबर रखो, एक कंपन में चली गई दूरी क्या होती है, लैम्डा होती है। देख लो मैंने क्या बोला, एक कंपन में, ये भी लैंग्वेज रिमेंबर रखो, एक कंपन में चली गई दूरी, एक कंपन में चली दूरी ही तो लैम्डा कहलाती है। तरंगदैर्ध्य की परिभाषा क्या थी, तरंगदैर्ध्य ये कहता है कि एक वाइब्रेशन जब पार्टिकल करता है तो वेव कहाँ चली गई, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लैम्डा। तो आप मुझे बताओ, जब एक कंपन में चली गई दूरी लैम्डा है, तो 15 में पूछा है, एक कंपन में चली गई दूरी लैम्डा है, तो 15 कंपनों की दूरी क्या होगा, 15 लैम्डा। तो ये आपका आंसर है 15 × 4/3, 3 से कट गया 5 बार में, 5 4 जा 20 मीटर। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। क्या बात समझ में आया। 2 लैंग्वेज का यूज किया था। 1 सेकंड में कुल कंपनों की संख्या, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कंपन मतलब वाइब्रेशन, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन पर यूनिट सेकंड, दिस इज कॉल्ड टाइम फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है, इन वन वाइब्रेटरी मोशन डिस्टेंस कवर्ड बाई अ वेव, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। एक कंपन में वेव कितना दूरी चली, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो हम पढ़े हैं, एक कंपन में चली गई दूरी लैम्डा होती है, तो 15 कंपन का पूछा है, तो 15 कंपनों में दूरी 15 लैम्डा। तो हम लैम्डा निकाल के बैठे थे और 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा आ गया। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। रिमेंबर रखो, आंसर आपको खुद निकलता हुआ चला आएगा। अब चलो इसी पर एक बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आप भी कहोगे सर क्या मजाक करते हैं आप। चलो देखो अभी और आगे एकदम सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कंसेप्ट सिर्फ सिखा दे रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक दैशिक संकेत, दैशिक मतलब होता है डायरेक्शन, कभी भी डायरेक्शन को यूज़ करने में, डायरेक्शन को बताने में, डायरेक्शन को हिंदी भाषा में कहते हैं दैशिक या फिर दिशा समझ लो, लिखा है सिर्फ। तो दिशा संबंधी जो सूचक होता है, सूचक मतलब संकेतन, कौन संकेत देता है, तो ये जो है संकेत देता है आपका, कौन संकेत देता है, पराश्रव्य तरंगे। संकेत देने का काम, सूचना देने का काम कौन करता है, पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये आंसर है, रिमेंबर रखिएगा इस पॉइंट को। और देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है, जो हमारी घड़ी में घंटे की सुई होती है, जो हमारे घड़ी में घंटे वाली सुई होती है, हावर वाली सुई होती है, इसका टाइम पीरियड बताओ। क्या मजाक कर रहे हो, देखो यही वो क्वेश्चन था, ऐसे बच्चों वाले सवाल, क्या मजाक है ये।
घंटे वाली सुई का टाइम पीरियड पूछा है। जो हमारी घड़ी की घंटे वाली सुई होती है उसका टाइम पीरियड बताओ। घंटे वाली सुई एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? घंटे वाली सुई हमारे घड़ी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो वो लेती है 12 सेकंड। याद करो, एक घड़ी का घंटे वाली सेकंड एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? याद करो आवर्तकाल की परिभाषा, किसी एक चक्कर को पूरा करने में लिया गया समय इज़ कॉल्ड आवर्तकाल। तो घड़ी हमारी 12 घंटे में क्या करती है? एक चक्कर काटती है घंटे वाली सुई। तो ये हमारा क्या हो गया? 12 घंटे इसका टाइम पीरियड हो गया घंटे वाली सुई का। और देखो कितना मजाक किया है आपसे, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यार, क्या मैं बताऊं। सेकंड वाली सुई, हमारे घड़ी की सेकंड वाली सुई कौन सी गति करती है? कौन सी गति करती है? ऑप्शन में आवर्ती गति, सरल आवर्त गति, कंपन गति, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन, क्या क्या? आवर्ती गति, सिंपल हार्मोनिक, सरल आवर्त गति, या फिर और क्या है? वाइब्रेटरी मोशन मतलब कंपनी गति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति का परिभाषा एक ही पाथ पर बार बार रिपीट करना इज़ कॉल्ड पीरियोडिक। तो सेकंड वाली सुई क्या करती है? एक ही पाथ को बार बार रिपीट करती है। तो चाहे सेकंड वाली सुई हो, चाहे मिनट वाली सुई हो, या फिर घंटे वाली सुई हो, तीनों का जो मोशन होता है वो आवर्ती गति होता है। आवर्ती गति मतलब पीरियोडिक मोशन होता है, रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। सेकंड की सुई, चाहे मिनट की सुई, चाहे फिर घंटे की सुई, आवर्ती गति करती है। और आगे चलते हैं, ये मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ मज़ेदार क्वेश्चन को करते हैं। तो आ गया आपके लिए एक ज़बरदस्त क्वेश्चन। क्या है वो क्वेश्चन? 1 सेकंड टाइम दीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर वो मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, देन हम आगे चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने देखिए क्या है। 16 हो गया, 17, 18, 19 एंड 20। देखो एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, एक छोटा सा होमवर्क, एक क्वेश्चन आपके लिए, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, और फिर आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, इसको आप कोशिश करिएगा, देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं। तो किसी कण का आवर्तकाल गिवन है, कोई कण है, कोई पार्टिकल है, क्या गिवन है? टाइम पीरियड। ये आपके लिए HW है, ये आपके लिए HW है। टाइम पीरियड ये गिवन है 0.002 सेकेंड। तो इसका फ्रीक्वेंसी बस आपको बताना है, इसका आपको फ्रीक्वेंसी बताना है। फॉर्मूला तक मैं चलो लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला होता है n बराबर 1/t। अब रख के आंसर निकाल लेना, इससे ज़्यादा आप क्या ये भी नहीं कर सकते हो। तो और आगे चलते हैं। तो देखो और क्या बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन के थ्रू कुछ सीखने को आपको मिलेगा वंस अगेन। और ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, तो यहाँ से फिर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, एक क्वेश्चन है, लिख रहा हूँ, इसको लिख के मैं समझा रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज है। एक क्वेश्चन है जो कि कहना ये चाह रहा है कि 20 सेकंड में 10 कंपन करता है, बस इतना लिखा है सवालों में। 20 सेकंड में 10 कंपन कोई कर रहा है, 10 कंपन कर रहा है या हो रहा है, ऐसे समझ लो। कोई क्वेश्चन हमने रीड किया, क्या लिखा है? कोई घड़ी है या कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, 20 सेकंड में इन 20 सेकंड ही कवर्स या फिर ही मूव्स 10 वाइब्रेटरी मोशंस या फिर 10 वाइब्रेशंस। क्या है? 20 सेकंड में 10 कंपन। साफ साफ लिखो, 20 सेकंड में कितना कर रहा है? 10 कंपन। अब देखो आपसे पूछा क्या है, मैंने जस्ट अभी बताया था, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या होता है? 1 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या होती है? 1 सेकंड में कंपनों की संख्या टाइम पीरियड होता है T। 1 सेकंड में कंपनों की संख्या टाइम पीरियड होता है। उसी तरह से सेम उसी तरह से एक कंपन में लिया गया समय, एक कंपन में लिया गया समय, वाइब्रेटरी मोशन
ये हमारा क्या है, एक कंपन में लिया गया समय हमारा क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। एक सेकंड में जो कंपन होते हैं, देखो यहाँ पे समझना, एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं ये कहलाती है आपकी फ्रीक्वेंसी। जस्ट मैंने अभी इससे पहले बताया है, एक सेकंड में बॉडी जितने वाइब्रेशंस करती है, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहीं से एक लैंग्वेज बनता है कि अगर एक कंपन क्या है, एक कंपन वन वाइब्रेशंस में लिया गया टाइम पीरियड क्या कहलाता है, ये आवर्तकाल कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। छोटा सा मिस्टेक केवल बोलने में हुआ है, अगेन सुन लीजिए ध्यान से, मैंने क्या कहा है, एक सेकंड में जो कंपन होते हैं दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये छोटे छोटे लैंग्वेज हैं, एक सेकंड में कंपनों की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। उसी तरह से एक कंपन में लिया गया समय टाइम पीरियड कहलाता है। तो आपसे पूछा क्या है सवालों में, अब यहाँ से देखो हम दो चीज़ निकाल सकते थे, इसी सेम सवाल से दो चीज़ निकाल सकते थे, फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हो और टाइम पीरियड। आपसे टाइम पीरियड पूछा है तो टाइम पीरियड में हमको क्या देखना है, एक कंपन में लिया गया समय देखना है। तो इसका उल्टा पढ़ो, सवाल में क्या गिवन है, 20 सेकंड में 10 कंपन, तो हम लिख सकते हैं 10 वाइब्रेशंस। अब एक इंग्लिश में लिख लें, नहीं तो इंग्लिश बोर्ड वाले बच्चे नाराज़ हो जाएंगे। 10 वाइब्रेशंस कवर्स करता है कितने टाइम में, इन 20 सेकेंड, इन 20 सेकेंड। तो 1 वाइब्रेशंस इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशंस इज इक्वल टू 20/10, दिस इज़ 2। तो ये क्या आ गया, 2 जो है हमारा टाइम पीरियड है। तो ये हमारा आंसर यही आपसे पूछा था। तो अगर आप एक वाइब्रेशंस का समय निकाल लेते हो, एक वाइब्रेशंस में लगा समय, तो दिस इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। यही मैं लाइन बताया हूँ, ये दो बात रिमेंबर रखना, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है बट क्वेश्चंस के लिए आप लोग को समझा रहा हूँ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मतलब इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये क्या है, तो एक क्वेश्चन है, कोई बॉडी है जो कि पर सेकंड 55 कंपन कर रही है ऑन द स्क्रीन। ये आपके बोर्ड पे मैं लगा दे रहा हूँ, देखिए सीन कर लीजिए। क्या क्वेश्चन में गिवन है, कोई पार्टिकल है वो 55 कंपन कर रहा है पर सेकंड में, 55 कंपन क्या कर रहा है, देखो क्या गिवन है, पर सेकंड में 55, पर सेकंड मतलब एक सेकंड में, प्रति सेकंड, सवालों को ध्यान से पढ़ो, एक सेकंड में कितना कंपन कर रहा है, 55 कंपन। और जस्ट अभी आपने क्या पढ़ा है, अभी मैंने आपको बताया कि एक कंपन में लिया गया समय क्या होता है, आवर्तकाल होता है। एक कंपन में लिया गया समय आवर्तकाल होता है, 1 कंपन में लिया गया समय टाइम टी होता है। इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें क्या निकालना है कि एक सेकंड में कंप्लीट कंपन। तो ये क्या गिवन है, जो 55 गिवन है ये HZ गिवन है, ये हर्ट्ज गिवन है, आवृत्ति गिवन है। एक सेकंड में किया गया कंपन क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। जस्ट अभी मैंने आपको पढ़ाया है। तो एक सेकंड में हमारा क्या निकलता है, एक सेकंड में किया गया कुल कंपन आवृत्ति कहलाती है। मतलब n बराबर ये 55 गिवन है, n बराबर 55। और सवालों को देख लो और क्या गिवन है, वेलोसिटी हमें गिवन है, वेलोसिटी गिवन है 330 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड। क्या यहाँ से हम लोग लेमडा नहीं निकाल सकते, लेमडा इज इक्वल टू v/n, और v की वैल्यू 330 डिवाइड बाई 55, दिस इज़ कॉल्ड आंसर। अब इतना सॉर्ट आउट आप कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन से, ये था हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एंड बिल्कुल ही लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन 35, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क हो सकता है जिसको आप सिर्फ कर सकते हैं। चलो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, ये लास्ट क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। क्या गिवन है आपके लिए 35 क्वेश्चन, कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, क्या कर रही है, 250 कंपन पर सेकंड कर रही है। क्या कर रही है, 250 कंपन पर सेकंड, कंपन प्रति सेकंड ये लिखा है, ठीक। 250 कंपन प्रति सेकंड कर रही है। तो आपसे पूछा क्या है, आवर्तकाल पूछा है, आपसे पूछा है आवर्तकाल। आई होप ये तो आप सॉल्व कर लोगे। जस्ट अभी मैंने पढ़ाया है, जस्ट अभी मैंने पढ़ाया है, यही आपसे पूछा है आवर्तकाल। जस्ट अभी मैंने पढ़ाया है कि एक कंपन में लिया गया समय, ध्यान दो,
एक, लास्ट बार लिख दे रहा हूँ, एक कंपन में क्या है, लिया गया समय, लिया गया क्या समय, एक कंपन में लिया गया समय क्या कहलाता है, ये आवर्तकाल टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड इंग्लिश में से टाइम पीरियड कहते हैं। वन कंपन मतलब वन वाइब्रेशंस में, एक वाइब्रेशंस में लिया गया समय ये होता है। ये पहला नोट था। और सेकंड नोट, एक सेकंड में टोटल कंपनों की संख्या, ये क्या है, एक सेकंड में कुल मतलब टोटल क्या है, कंपनों की संख्या, कंपनों मतलब वाइब्रेशंस, तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इज इन 1 सेकंड इज इक्वल टू कॉल्ड क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकंड में कुल कंपनों की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब यहाँ से समझ लो तुमसे पूछा क्या है, 250 कंपन पर सेकंड कर रहा है, मतलब एक सेकंड में कितने कंपन, 250। यही तो लैंग्वेज बोल रहा है, प्रति सेकंड 250 कंपन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में 250 कंपन करता है। आवर्तकाल का मतलब कहाँ है, आवर्तकाल ढूंढो, क्या है आवर्तकाल, एक कंपन निकाल लो तो कहाँ होगा, एक कंपन, यहाँ पे छुपा है कंपन, तो एक वाइब्रेशंस बराबर 1/250। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन का भी आंसर। आई होप अब तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो नोट करके ये सवालों को समझ सकते हो। तो चलो, इतना बेसिक सवाल हमने आज स्टडी किया और एक कंसेप्ट मैंने बहुत एक्सप्लेन किया था। कुछ सवाल और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जैसे कि आपके एग्जाम में आते हैं उसको कवर करेंगे, और इस टॉपिक को आज हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे विद न्यूमेरिकल वे। तो कुछ बेसिक पॉइंट मैं लिखता हूँ, यहाँ से आप अपने कॉपी मतलब यहाँ से कॉपी कलम को नोट करते चलिए, और बेसिक पॉइंट है, सिर्फ रिमेंबर रखना है, सवाल ऐसे ही पूछे गए हैं। देखिए, एक बिल्कुल बेसिक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम लोग वेव में पढ़ते थे v बराबर n इंटू लैम्डा, ये हम पढ़े हैं फॉर्मूला। v होता है स्पीड ऑफ साउंड, बहुत अच्छे से आप सभी को पता है, स्पीड ऑफ साउंड ये हम पढ़े हैं। और लैम्डा होता है वेवलेंथ, और n होती है फ्रीक्वेंसी। जैसा कि मैंने इसको बेसिक लैंग्वेज में बताया है, सुन लीजिए एक बार। वेवलेंथ क्या होती है, जो डेफिनेशन आप पढ़े हैं उसको बिल्कुल पढ़े रहिए, बट न्यूमेरिकल में एक नया डेफिनेशन कैसे समझा जाता है, वन ऑस्किलेशन में कवर्ड डिस्टेंस बाई अ वेव, मतलब एक ऑस्किलेशन के दौरान वेव कितनी दूरी चला गया, इन वन ऑस्किलेशन हाउ मेनी डिस्टेंस कवर्ड बाई अ वेव, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। एक कंपन के दौरान वेव कितना दूर चला गया, यही कहलाता है वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्ध्य। क्लियर, ये न्यूमेरिकल कंसेप्ट है जहां पे सीधा आप तरीका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस इन 1 सेकंड, कुल कंपनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। अब ध्यान से सुनना, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये हम लोग जनरल पढ़े हैं स्पीड ऑफ साउंड। अगर आपसे किसी मीडियम में कह दे, आपको पता है, जैसे मैं एक बात कर लूँ, सेम सब कुछ आपको गिवन होगा, वेवलेंथ गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, वेलोसिटी गिवन होगा, बट वो पर्टिकुलरली कहेगा कि कोई कांच माध्यम है, कोई ग्लास का मीडियम है, वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी और वहाँ पर वेवलेंथ क्या होगा, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो आपको पता है कि दो मीडियम में फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है। मैंने लाइट चैप्टर में बहुत बार बताया है, वेव हो या लाइट हो, कितने भी मीडियम में प्रवेश कर दे, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज सेम। तो यहाँ से कंसेप्ट आपको सवालों में क्या यूज़ करना है, ये जो वेलोसिटी हम पढ़ते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इसी के स्थान पे वेलोसिटी ऑफ मीडियम रख दीजिएगा और इसी इक्वेशन को v ऑफ मीडियम बराबर n इंटू लेमडा करके सॉल्व कर लीजिएगा। जो बेसिक कंसेप्ट पढ़े उसी बेसिक कंसेप्ट को ये सवाल लगा सकते हो। और v ऑफ मीडियम क्या होता है, मीडियम में वेलोसिटी घट जाती है, तो वेलोसिटी ऑफ एयर एंड डिवाइड बाई मीडियम, ये m फॉर मीडियम, ये हमारा बस बेसिक रूल था। जो फॉर्मूला आप v बराबर n लैम्डा पढ़े हैं, अगर यही आपको किसी मीडियम में कह दे तो v ऑफ मीडियम बराबर n इंटू लेमडा, वही फॉर्मूला, बस मीडियम के स्थान पे क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इस तरह से सवालों को लगाओगे, ठीक है। और कुछ बेसिक बातें बता देते हैं, जैसा कि हम जानते क्या है कि इको की बात करें, इको प्रतिध्वनि, इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि।
प्रतिध्वनि, इसका बिल्कुल सीधा सा कंसेप्ट सीख लो कि कैसा भी सवाल हो प्रतिध्वनि में सीधा सा सवाल आप में पूछता है कि प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कोई पॉइंट ए है, प्रतिध्वनि का मतलब होता है यहाँ से वेव जाए 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 और टकरा कर फिर ये वापस आके इसी को सुनाई दे दे। इसी को इको कहते हैं, इसी को प्रतिध्वनि कहते हैं, प्रतिध्वनि। तो इसमें कंसेप्ट क्या लगता है, आपसे टाइम पूछता है, बिल्कुल बेसिक। टाइम इज इक्वल टू होता है 2d/v और ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होता है 2d/v। ये 2d क्यों हो गया, क्योंकि जनरल फॉर्मूला पढ़ो, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस है कवर्ड d, एक बार साउंड चलेगा d दूरी और फिर वापस आने में चलेगा d दूरी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2d/v। और ये सिंपल सा कंसेप्ट कैसे सवाल पूछता है कि कोई बच्चा है या कोई गाड़ी है, वो क्या करती है, किसी सरफेस से टकरा के इतने समय बाद उसको वापस प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो समय बताओ या वेग बताओ। इसी फॉर्मूले से लगा लेंगे, t इज इक्वल टू 2d/v। इस पर मैं एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा डिस्कस करूंगा, बेसिक पॉइंट है, कवर कर लीजिए। और मिनिमम से मिनिमम तीसरा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक तीसरा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए एकदम सिंपल, फॉर्मूला रखो आंसर आएगा। और तीसरा क्वेश्चन आपसे कह दे कि मिनिमम डिस्टेंस बताइए, मिनिमम डिस्टेंस बताइए जिससे इको को रिफ्लेक्ट होने के लिए, मतलब जैसे कोई साउंड है अगर वो इको करती है तो मिनिमम डिस्टेंस बताइए कि कितना दूर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ए है, अगर यहाँ से साउंड वेव चल रही है तो बिल्कुल क्लियर वॉइस सुनने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, टू हियर क्लियर इको या क्लियर वॉइस ऐसे समझ लीजिए, टू हियर क्लियर वॉइस या फिर क्लियर इको, सेम चीज़ है बच्चों, सेम चीज़ है। आपसे पूछे कि एकदम क्लियर इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस बताइए, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, RS का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमें वह दूरी बताओ, वह न्यूनतम दूरी बताओ, वह सबसे न्यूनतम दूरी बताओ जितना कि क्या होना चाहिए, हम क्लियर वॉइस सुन लें और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कम से कम उतना दूर हो। ये मान लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये होता है आपका 17.1 मीटर, सीधा रिमेंबर रखिएगा 17.1 मीटर होता है। मिनिमम से मिनिमम जानने के लिए 70.1 मीटर होता है, 17.1 मीटर। ठीक है, इतना बेसिक पॉइंट। थर्ड बेसिक पॉइंट आपको और बता दे रहा हूँ, एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन की तरह आपको बता रहा हूँ। अगर कोई बॉडी एसएचएम करती है, सिंपल सा, आपको मैंने तो ये सब ग्राफ पढ़ा हुआ है, रियल में आपके सिलेबस का पार्ट ये नहीं है, बट फिर भी एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा तरीके से। कभी भी एसएचएम मोशन लिखा हो क्लियरली, कौन सा, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, बिल्कुल क्लियर ये चीज़ लिखा हो। अब दूसरी बात सुनना, यहाँ पे ग्राफ पूछता है किसके किसके बीच, अगर त्वरण, क्या लिखा है, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, और वर्सेस डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ पूछ ले, बिल्कुल सीधा पूछता है कि त्वरण और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा होगा अगर कोई बॉडी है वो एसएचएम मोशन करे, तो वो होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। ये देखो स्ट्रेट ग्राफ होता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, जैसा कि मैंने ये प्लॉट किया है। रिलेशन कैसे हम लोग पढ़े हैं कि एक्सीलरेशन ए बराबर होता है -ω² x, ए होता है एक्सीलरेशन, x होता है डिस्प्लेसमेंट। इसी रिलेशन से सीधा पता चलता है कि ये अनुक्रमानुपाती संबंध है, तो ये ग्राफ कैसा होगा, सीधा ग्राफ। और सेकंड आपसे पूछता है कि हमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ बताओ। अगर कोई बॉडी एसएचएम मोशन कर रही है, फिफ्थ ग्राफ सुन लेना ध्यान से, ये नोट करना है, अगर कोई बॉडी एसएचएम मोशन कर रही है तो वेलोसिटी, वी मतलब वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पूछे तो सीधा सा जवाब देना इलिप्टिकल ग्राफ होता है, इलिप्टिकल, इसका मतलब इलिप्स ग्राफ होता है, इलिप्स ग्राफ, जिसे हम लोग कहते हैं दीर्घवृत्ताकार ग्राफ होता है, दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, ये 5 बेसिक पॉइंट मतलब सिंपल वे में जो कि एकदम टू द पॉइंट आपसे पूछा है, ये आपको रिमेंबर रखना है। क्या मैंने बताया है, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का पूछे तो ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, और अगर वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का पूछे, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो आपका जवाब होगा इलिप्टिकल या फिर इलिप्स, जो भी आपको अच्छा लगे। और हिंदी वाले बच्चे सुन ले, दीर्घवृत्ताकार होता है, क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल पर, जिस पर एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल बेसिक
क्वेश्चन। ये मैंने थियरी सिर्फ कवर किया है जहाँ पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और इसी के बाद अभी एक आध थियरी और आएगी, वो मैं सवालों के थ्रू आपको समझा दूंगा। वो मैंने क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन के थ्रू आगे 2 फॉर्मूले और आने वाले हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और बिल्कुल क्लियर मैं कह रहा हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव क्वेश्चन उठा रहा हूँ और वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, जिससे आपके एग्जाम बेस्ट हो जाएं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ एक भी आपको स्किप नहीं करना है, सबके सब आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ कि कोई 125 मीटर, फर्स्ट क्वेश्चन नोट करते हुए चलिएगा साथ ही साथ। कोई साउंड है, क्या है, कोई ध्वनि है जिसका हर्ट्ज गिवन है, एकदम ध्यान से सुनना। हर्ट्ज मतलब होता है आवृत्ति, तो गिवन है कोई साउंड वेव है जिसकी आवृत्ति 125 हर्ट्ज है, और तरंग की लंबाई मतलब ध्वनि तरंग की लंबाई कितना है, 25 मीटर है। ये सवालों में बिल्कुल क्लियर लिखा है, 125 हर्ट्ज वाली कोई साउंड है जिसकी तरंग की लंबाई कितनी है, 25 मीटर है। और आपसे क्रॉस क्वेश्चन क्या किया है कि अगर उसी वेव का हर्ट्ज, उसी वेव की आवृत्ति अगर 100 हर्ट्ज हो जाए तो तरंग की लंबाई बताओ। क्या बताओ, लेंथ ऑफ वेव बताओ, या फिर तरंग की लंबाई बताओ। ये क्वेश्चन किया है। यहाँ पे बहुत लोग लगा देंगे यूनिटरी मेथड और सवाल गलत करके चले आएंगे। मैक्सिमम बच्चे यूनिटरी मेथड लगा देंगे और 100% श्योर है सवाल गलत करके आएंगे। जैसा कि मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक भी सिखाया है कि मात्रकों से खेलो, किससे, यूनिट्स से। ध्यान से देखो जरा, हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, आवृत्ति का, और लंबाई किस में आता है, वेव चैप्टर में लंबाई किसको मेजर करता है, वेवलेंथ को बताता है। मीटर शब्द अगर साउंड वेव में सुनाई दे दे तो समझ जाना वो 2 चीज हो सकता है, या तो डिस्टेंस या तो वेवलेंथ। और आपको अच्छे से पता है, मैंने लिखवाया है कि फ्रीक्वेंसी n का वेवलेंथ के साथ रिवर्स रिलेशन होता है। ये मैंने पढ़ाया है। सोचो मैंने कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई किया, आप भी फील किया करो। सवालों में गिवन क्या है, पूछा क्या है, यूनिटरी मेथड जो लगाया उसका आंसर गलत। तो वेव यहाँ पे क्या, हर्ट्ज दिया था, आवृत्ति दिया था और लेंथ दिया था 25 मीटर। ये 25 मीटर या तो डिस्टेंस हो सकता था या तो वेवलेंथ हो सकता था, क्योंकि वेवलेंथ भी मीटर में मेजर किया जाता है और डिस्टेंस भी मीटर में मेजर किया जाता है। कैसे पहचाने, बट हमें अच्छे से पता है। अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ये संबंध होता है, मतलब उसने आपसे वेवलेंथ पूछा है सवालों में, ये हिडन वर्ड था। वेवलेंथ आपसे पूछा है और रिलेशन लगा दो। कैसे, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू λ2 अपॉन λ1। सब कुछ आपको गिवन है। 125 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू λ2 आपको फाइंड आउट करना है, λ1 गिवन है 25। तो क्या यहाँ से λ निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर भी आपका आ गया। सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कि अगर कोई क्या है, वेव है। अगर कोई वेव है, ध्यान से सुनिएगा, वेव मतलब तरंग है, अगर वो 2 मीडियम में जाती है, जैसा कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, तो क्या नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। और यहाँ पे सवाल कैसे पूछा है, आपको अब क्या कर देगा, बस इसको टू द पॉइंट नोट कर लीजिए और जवाब ऑलरेडी आ जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन का टाइप है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ। 2 मीडियम बिल्कुल क्लियर बोलेगा, मैं भी मान लेता हूँ एयर और मैं मान लेता हूँ ग्लास। यहाँ पर वेव चल रही है, मान लो ये वेव आई, ये ऐसे वेव जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा क्या, क्या आपसे पूछ सकता है, वेलोसिटी 1 गिवन होगा, वेलोसिटी 2 गिवन होगा, और आपसे पूछा क्या है कि फ्रीक्वेंसी में रिलेशन और साथ ही साथ किसमें, वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो ऐसे सवालों को क्लियर बस आंसर समझ में आ जाएगा। कैसे, वेलोसिटी, v का मतलब वेलोसिटी गिवन है और ये वेलोसिटी बराबर होती है किसके, वेवलेंथ के, क्योंकि वेलोसिटी का सीधा संबंध होता है वेवलेंथ से। तो λ1 अपॉन λ2 ये रिलेशन लगा के निकाल सकते हो। और मैंने अच्छे से समझाया है, इसी वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा संबंध होगा, n2 अपॉन n1। कैसे, क्योंकि इस वेवलेंथ का कैसा होता है रिलेशन, क्रॉस रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जैसा सवाल पूछ ले आप निकाल सकते हो। v1 v2 गिवन होगा, λ1 λ2 फाइंड आउट कर लो। v1 v2 गिवन है तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो λ1 λ2। जैसे पूछे ये रिलेशन बस याद रखो, ये मीडियम में वर्क करेगा कि 2 मीडियम में वेव चल कैसी रही है और आंसर कैसा आ रहा है, ठीक है, क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ नोट कर लीजिएगा। कोई 2 पर्सन है ए एंड बी, ये एक ऊर्ध्वाधर पर्वत के किनारे क्या हैं, खड़े हैं।
ए और बी जो दो पर्सन हैं ये किसी पर्वत के फलक से कुछ दूरी पर खड़े हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि पर्सन ए बुलेट को फायर करता है, मतलब पर्सन ए गन को फायर करता है, तो बी को इको जो है 1 सेकंड बाद सुनाई देता है। मैं फिगर के थ्रू समझाता हूँ। आपसे पूछा क्या है कि न्यूनतम डिस्टेंस बताइए उस फलक और पर्सन के बीच का, पर्सन के बीच का फलक जो है मिनिमम डिस्टेंस बताइए। ध्यान से सुनना। कोई पहाड़ है, समझ लो ये कोई पहाड़ है, क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर कोई पहाड़ है। एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ये पहाड़ है। ऐसे इमेजिनेशन कर लो सामने कोई पहाड़ है, कुछ दूरी पर ए बी पर्सन है, और ए क्या करता है, इन दोनों में से कोई एक बुलेट फायर करता है, मतलब गन को चलाता है। तो गन को चलाएगा तो चलाने के 1 सेकंड बाद बी को हमें क्या सुनाई देता है, ई को सुनाई देता है। सवालों को समझना, चाहे ए फायर करे या बी फायर करे, 1 सेकंड बाद दूसरे को ई को सुनाई देता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ए ने बुलेट फायर किया या इसने गन चलाया, तो 1 सेकंड बाद ई को सुनाई दे रहा है, ठीक। तो होगा क्या, ई को कैसे सुनाई देता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद ई को सुनाई देगा, ठीक। तो यही केस हो सकता है, समझना ध्यान से। पूछा क्या है, यही फलक है, ये पर्वत का फलक, फलक का मतलब होता है सिरा या उसको एक तरह से कॉर्नर कह लो। तो यही आपका फलक है, पर्वत का ये फलक है। तो यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस पूछा है कि न्यूनतम दूरी क्या होगी ए और बी के साथ, मतलब ये डिस्टेंस पूछा है या फिर ये डिस्टेंस पूछा है, न्यूनतम दूरी। तो अगर हम इसको x कह लें, इसको x कह लें, और सवालों में गिवन क्या है कि ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी 600 मीटर है। सवालों में ये गिवन है कि ए और बी आपस में 600 मीटर की दूरी पर हैं। तो कैसे लगाएंगे यहाँ पे कंसेप्ट, क्या क्या गिवन था, सर जरा सोचो। 1 सेकंड बाद ई को सुनाई देता है, 1 सेकंड बाद। कंसेप्ट पे आओ, एकदम जनरल कंसेप्ट सोचो। 1 सेकंड बाद ई को सुनाई का मतलब क्या है, हम लोग ये कंसेप्ट पढ़े हैं, यहाँ से वेव चलेगी, टकराएगा, तब ई को सुनाई देगा। बट ये भी तो केस हो सकता है कि ए को बी को डायरेक्ट ई को सुनाई दे दे, मतलब भाई पॉसिबिलिटीज तो ये भी है ना कि ए अगर गन फायर किया तो बी को डायरेक्ट भी तो सुनाई दे सकता था इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा। अब देखो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, जो इको का फॉर्मूला था, क्योंकि हमें मेन कंसेप्ट लगाना है इको वाला। तो इको टी बराबर होता है जो डिस्टेंस कवर होता है कुल डिस्टेंस रखते हो। इको में क्या फॉर्मूला रखते हो, 2x डिवाइड बाई v, क्या याद है, यही फॉर्मूला रखते हैं ना। ये इको वाला समय होता है कि कितने समय बाद सुनाई दिया है, और ये 2x बाई v है। और 2x कैसा डिस्टेंस होता है, जितना दूरी साउंड कवर की है इको के दौरान, ठीक है ना। जनरल कंसेप्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ से चला, यहाँ से चला आया, तब d और d मिलके 2d बाई v ये था। बट यहाँ पे पाथ क्या है, ऐसे गया ऐसे आया, तो यहाँ पे भी हमने वही जनरल कंसेप्ट क्या लगा दिया कि t बराबर 2x बाई v। अब जरा खुद अपने दिमाग से सोचो कि कितने समय बाद इसको इको सुनाई दिया है, मतलब ये कौन सा समय है, ये इको वाला समय है, ये प्रतिध्वनि वाला समय है। कौन सा समय है, ये प्रतिध्वनि का समय है। यहाँ पे हम लोग प्रतिध्वनि का समय देखते हैं ना, तो कितने देर बाद सुनाई दिया है, मतलब ये 2x बाई v जो था ना वो एक्चुअल में गिवन है t+1। 1 सेकंड बाद अब ये इक्वेशन वेरीफाई हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो t+1 बराबर 2x बाई v, ये कंसेप्ट था आपका। फॉर्मूले को बिल्कुल टू द कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बस आपको समझने की वो है कि समझ कैसे रहे हो। हम लोग डिस्टेंस रखते हैं इको वाला, और पूछा क्या था, न्यूनतम दूरी की फलक से ए या बी के बीच की दूरी बताओ, ये x पूछा है, क्लियर रख दिए। और हमें पता है कि अगर हम ए बी को देखें तो ए बी को कितना समय लगेगा, बिल्कुल जनरल समय। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 600 बाई v, ये जनरल फार्मूला लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये t समय यही का तो है, ये वाला जो t समय है 1 सेकंड बाद तो इको सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हम समय के स्थान पे जनरल जो फार्मूला पढ़े हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहाँ से हम लिख सकते हैं ना इस केस के लिए, इस केस के लिए। और यहाँ पे हम पुटअप कर दें तो 600 बाई v इज इक्वल टू 600 बाई v +1 इज इक्वल टू 2x बाई v। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं, तो 600 बाई v माइनस 2x बाई v इज इक्वल टू -1, ये लिख सकते हैं। इसको इधर ले आए, इसको उधर ले गए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 माइनस 2x डिवाइड बाई v इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा। और यहाँ से हमें x निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से देखो v इधर जाएगा, तो 600
अब मैं थोड़ा सा फास्ट वे में कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन क्या करेंगे, 600 -1 वाला +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाले को इधर ले जाओ और ये -2x है तो उस पार ले जाओ, तो 600 + 1 = 2x, ये हो जाएगा। क्लियर। और हमारा क्या बचा है, v बचा था, v भी हमारा बचा है -v, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, हमने ये मिस्टेक कर दिया, ये v यहाँ गया तो -v एंड इधर +v हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा बना, ये एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, एक स्टेप मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पे। चलो 600 - 2x = -v, ये हमारा स्टेप था, ये हमारा स्टेप था बेसिक इसके नीचे वाला। तो ये हमारा स्टेप हुआ, v को हमने इधर ले आया, 2x को हमने उधर भेजा, तो यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि v की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 330 मीटर/सेकंड। v के स्थान पे हम लोग जनरल क्या रखते हैं, 330 मीटर/सेकंड रख के यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये इको से रिलेटेड बस यही बेसिक कंसेप्ट लगा देना, सवाल आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, ये न्यू कंसेप्ट पर बेस्ड है। देखो बिल्कुल ये फॉर्मूला रिमेंबर रखना, उसी से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि वह ताप बताइए, मैं सवालों को लिख रहा हूं और फिर समझाते हैं। वह ताप बताइए जिस पर ध्वनि का वेग, वह ताप बताना है जिस पर ध्वनि का वेग, ध्वनि का जो वेग है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि के वेग से 1.5 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? 1.5 गुना हो जाता है। सवालों को बस रीड करो। आपसे पूछा क्या है, वह ताप बताइए जिस पर ध्वनि का वेग जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाले जो वेग है उससे 1.5 गुना हो जाता है। मतलब ये टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है और वेलोसिटी का रिलेशन पूछ रहा है। ध्यान से समझो, एक रिलेशन कहता है वेव में कि वेलोसिटी का संबंध टेम्परेचर के साथ ये होता है। मतलब साउंड वेव का शब्द सुनो, साउंड वेव का, उसमें वेग की बात करें और टेम्परेचर ताप की बात करें तो ये अनुक्रमानुपाती संबंध होता है, साथ ही साथ स्क्वायर रूट के अंदर इसी पर बेस्ड है। यहाँ पे क्या लिखा है, 1.5 गुना हो जाता है। 1.5 गुना का मतलब क्या है, अगर इनिशियल वेलोसिटी v है तो फाइनल वेलोसिटी 3v/2 हो जाए, और इस 3/2 को ही तो 1.5 कहते हैं, 1.5, यही आपका कहा है। तो पूछा क्या है, टेम्परेचर T2 पूछा है और कहा क्या है कि वेलोसिटी v से 1.5 गुना हो जाए, मतलब v से बढ़ के 3v/2। तो यहाँ से रिलेशन क्या समझ में आया, नोट करिए फॉर्मूला, v1/v2 = स्क्वायर रूट के अंदर T1/T2। ये बेसिक फॉर्मूला। सोचो ये कितने सिंपल क्वेश्चन पर पूछा है। आप क्या करोगे, v1 पता है, रख दो v की वैल्यू, तो v हमारा क्या है, इनिशियल v है, बाद वाला क्या है 3/2 है, तो 3/2 का मतलब 2 ऊपर चला आएगा, और बाद वाला वेलोसिटी v है, तो v से v ये कट गया। अब टेम्परेचर रखना है, टेम्परेचर में कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे रखोगे टेम्परेचर, फर्स्ट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 0 + 273 केल्विन में रखो, क्योंकि 0/0 करके सॉल्व करोगे तो आंसर खत्म हो जाएगा। तो 0 + 273 एंड डिवाइड बाई T2, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, 2/3 = 273 डिवाइड बाई T2 स्क्वायर रूट के अंदर। यहाँ से T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना स्क्वायर रूट करके। क्या आ जाएगा आंसर, T2 का कुछ ना कुछ आंसर आएगा, स्क्वायर कर देना, गुणा भाग कर लेना, T2 का आंसर आ जाएगा। जो T2 का आंसर आएगा इसमें से क्या करना है, 273 घटा देना। T2 - 273 जब घटाओगे तो आंसर किस में आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विद टाइम पीरियड, मतलब जो टाइम पीरियड होता है उसका ग्रेविटी के साथ क्या संबंध होता है, ये एक क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेविटी मतलब जी होता है, जी का संबंध टाइम पीरियड के साथ कैसे सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी समझाऊंगा, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन टेम्परेचर वाला समझाया। और ये जितना मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी स्किप मत करना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, T = 2πL/g हम लोग पढ़े हैं साउंड एंड वेव में। तो T का संबंध ग्रेविटी के साथ कैसा दिख रहा है, अनुक्रमानुपाती नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती है, 1/g। क्या लिख सकते हैं, रिलेशन दिख रहा है, ये रिलेशन है। तो इस रिलेशन को कैसे लिखेंगे, T1/T2 = G2/G1 स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो ये मेन फार्मूला है, ये दो फार्मूले याद रखिएगा, एक टेम्परेचर वाला और एक ये टाइम पीरियड वाला, जो कि आवर्तकाल पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, आवर्तकाल पर। सीधा इस पे सवाल पूछा, अब देखो कैसे,
अर्थ एक तरफ मान लो अर्थ और एक तरफ मान लो मून। कहेगा क्या, कोई पेंडुलम है जो कि अर्थ पर रखा गया है, कोई पेंडुलम है जो कि अर्थ पर रखा गया है, इसका टाइम पीरियड क्या है, टी है, इसका टाइम पीरियड टी है, अर्थ पर रखे हुए टाइम पीरियड क्या है, टी है, और अर्थ की ग्रेविटी भी आपको पता है, जी की वैल्यू 9.8 रख दो या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दो, ये रखेंगे, ठीक। तो अर्थ पर का टाइम पीरियड पता होगा और जी पता है। मून पर कहेगा यही पेंडुलम अगर उठाकर हम मून पर रख दें, ये मून पर लेके चले जाएं, तब का टाइम पीरियड पूछ लेगा। तो यहाँ का टाइम पीरियड आपसे पूछा है, ये सवाल है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, रिजल्ट की तरह याद रखना। अर्थ पर जो टाइम पीरियड होता है वो माना जाता है t बराबर 2। कहोगे सर ये कैसे मान लिए, समझना, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट लगाया है। अगर एक पेंडुलम है, आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, एक चक्कर जाने में एक चक्कर आने में, यही लेते हैं ना समय। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है कि एक कंप्लीट चक्कर के दौरान लिया गया समय कहलाता है आवर्तकाल। तो एज्यूम कर लेंगे अगर एक जाना है और एक आना है तो कितना हो गया, 1 + 1 बराबर 2, तो t बराबर 2 आप मानोगे अर्थ पर, और g पता है कि g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रख लोगे, ठीक। t1 पता, g1 पता। मून पर का, मून की ग्रेविटी भी हमें पता है, मून की ग्रेविटी होती है अर्थ का 6 गुना कम होता है। जो जी डैश होता है मून का वो अर्थ वाले से 6 गुना कम होता है, तो अर्थ की ग्रेविटी पता है जी, और g/6 अर्थ का 6 गुना कम होता है। अब आंसर इसमें रख लो कैसे, t1 मतलब आवर्तकाल पहले वाले का, तो अर्थ वाला 2 है 2, और आवर्तकाल t2 हमें फाइंड आउट करना है, देख लो, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर g2 मतलब बाद वाला मतलब g/6 लिख सकते हैं, g/6, और अर्थ पर का अगर g मानते हो तो ये है, क्या हो गया, ये है मून की ग्रेविटी जो कि ऊपर है g2, और ये है आपका अर्थ की ग्रेविटी। देख लो आंसर सॉल्व हो गया, g से g कैंसिल आउट, यहाँ से सॉल्व करके t2 की वैल्यू निकाल सकते हो, यही t2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आवर्तकाल पर बेस्ड, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन से यहाँ पर समाप्त होता है। जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ न्यूमेरिकल, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन, बस उतना पढ़ लेना, सिर्फ और सिर्फ उतने से सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आज का जितना लेक्चर बताया हूँ यहाँ पर आपके सारे साउंड एंड वेव के सवाल हो जाएंगे, चाहे वो इको हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे वो टाइम पीरियड का सवाल हो। तो ये फॉर्मूला रिमेंबर रखना, कौन सा, T1/T2 का ग्रेविटी के साथ क्या संबंध होता है, ये आवर्तकाल है, टेम्परेचर मत कंफ्यूज हो जाना, ये आवर्तकाल है। आवर्तकाल टाइम पीरियड का ग्रेविटी के साथ कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती, जैसा कि ये लिखा हूं। तो ये फॉर्मूले से रिमेंबर रखना। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, आपको अगर बेसिक प्रिपरेशन भी की हो तो समझ जाओगे कि अनुक्रमानुपाती संबंध है कि व्युत्क्रमानुपाती। तो ये कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है, रेसिप्रोकल संबंध है, ये फॉर्मूला। दूसरा संबंध स्पीड एंड साउंड, मतलब ये साउंड एंड वेव में दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, वेलोसिटी v, क्या है, वेग का टेम्परेचर के साथ कैसा संबंध होता है, ये होता है अनुक्रमानुपाती, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर। ये आपका टेम्परेचर है, ये दूसरा फॉर्मूला जो कि मैंने पहले अभी इसके पहले क्वेश्चन करवाया था। बस इतने ही बेसिक फॉर्मूले याद रखना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच मिनिमम दूरी क्या होना चाहिए मैंने बता दिया, 17.1 मीटर। और इको के सवाल कैसे सॉल्व करोगे, तो इको के सवाल होते हैं t बराबर 2d/v से, सिंपल फॉर्मूला। बस ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन के थ्रू जाना, एग्जाम में देख लेना, आपके सारे सवाल खुद ही हल हो जाएंगे। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। थैंक यू।